एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा क्रिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे एजम्पशन हो गया, हमारा आर्गुमेंट हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, इन्फ्रेंसेस हो गए या फिर डिसीजन मेकिंग हो गए। ये सब हमारा क्रिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग के अंडर ही आता है एंड हर मेंस के पेपर में ये टॉपिक आता ही आता है। चाहे आप क्लर्क का एग्जाम ले लो, चाहे आप पीओ का एग्जाम ले लो, बस इसकी वेटेज अलग होती है। हो सकता है क्लर्क में 5 to 6 मार्क्स का आ रहा है, आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ में कह लो तो उसमें 8 to 12 मार्क्स का आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। लॉजिकल रीजनिंग ओवरऑल, सिर्फ मैं स्टेटमेंट एक्सम्पशंस की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें मैंने आपको टॉपिक्स बताया, assumptions, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्रेंसेस। तो ये सब मिला के हमारा टोटल पीओ के एग्जाम में 8 to 12 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। अभी आईपीपीएस पीओ आने वाला है, तो बच्चों का मोस्टली क्या होता है कि वो इन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, वो इन टॉपिक्स को करते ही नहीं है ना, पेपर में करके आते हैं, बिकॉज उनको लगता है इन टॉपिक्स में एक्यूरेसी हमारी कभी नहीं आ सकती। लेकिन मैं गारंटी करती हूँ, अगर आप एक बार प्रॉपर देखोगे और इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, इसी टाइप से सोचोगे जिस तरह से मैं आपको आज बताऊंगी, तो आपकी एक्यूरेसी 70% 80% तो अभी ही बढ़नी शुरू हो जाएगी, आप देखोगे अपना धीरे धीरे। एंड उसके बाद जितना जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी और अच्छी होती रहेगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम अपने एग्जाम में ये क्रिटिकल रीजनिंग भी अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपना ओवरऑल रीजनिंग का अटेम्प्ट बढ़ा पाएंगे। नहीं तो बच्चे कुछ का क्या होता है, 15 to 20 मार्क्स ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगर हम ये भी अटेम्प्ट करेंगे तो हम 25 to 30 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं मेंस में। तो हु नोस, ठीक है, तो हम इस पे वर्क करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड असम्पशंस पे। आगे धीरे धीरे हम अगले लेक्चर्स में बाकी भी करेंगे, आर्गुमेंट्स भी करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन भी करेंगे, सब करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है असम्पशंस। इवन आपका एनआईसीएल या एसओ का पेपर हो गया, उन सब एग्जाम्स में भी ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो ये देखो, इसमें अगर आपने आना है तो इसमें आपने कोई अपनी थिंकिंग नहीं लेके आनी कि हाँ भी ऐसे होता है वैसे होता है ये वो। आपने बिल्कुल वो सब चीजें भूल के आनी है। जैसे जो नॉर्मली लाइफ में होता है, आप सोचोगे नहीं यार ये तो सही है, ये गलत है। अगर ये आपको एक्शन लिखा हुआ, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो इस तरह का सोच के नहीं आना आपने। इसमें जस्ट आपको जो गिवन है वही सोचना है, उसी बेसिस पे वर्क करना है। तो रीसेट कर दो अपने माइंड को बिल्कुल, और जो लिखा है उसी बेसिस पे वर्क करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लो, रीसेट कर दो अपने माइंड को एंड बिल्कुल वही सोचना है जो जस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कि किस तरह से इस क्वेश्चन में सोचना है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में, एंड मैं पीपीटी अटैच कर दूंगी साथ में वीडियो के, ताकि आप एक बार गो थ्रू हो सको। तो अब इसमें क्या है, कोई भी मतलब जैसे आपको assumptions में दिया है, कोई भी एक्शन दिया है, किसी ने कोई एक्शन किया है, ठीक है। सबसे पहले तो ये सोचना है जो एक्शन हुआ है वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हुआ है। पॉजिटिव माइंडसेट क्या, अब जैसे मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, ठीक है, या आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट लेके ही जाएगी कि हाँ भी एग्जाम में पास होके ही आएंगे। कोई ये सोच के तो नहीं एग्जाम देने जाता है कि नहीं यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं एग्जाम दे रहा हूँ लेकिन मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं, हर कोई क्या सोच के जाता है एग्जाम में कि हाँ भी पास होके ही आऊंगा, चाहे आउटकम जो मर्जी हो, ठीक है। कंक्लूजन नहीं देखना, कंक्लूजन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है आप पास हो जाओ, हो सकता है आप क्लियर ना कर पाओ एग्जाम। लेकिन जो हमारी अजम्पशन होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है। दूसरा, कोई जैसे अगर आपका कोर्स ऑफ एक्शन हुआ है, जैसे कोई रूल अप्लाई हो गया, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट ने रूल अप्लाई कर दिया, या कोई आप कंपनी में काम कर रहे हो उन्होंने कोई रूल निकाल दिया, ठीक है, वो जो रूल होगा, वो जो निकलेगा उसका जो रीजन है, जैसे आपसे उन्होंने पूछा कि क्या सोच के उन्होंने निकाला होगा, तो क्या उन्होंने ये सोच के निकाला होगा कि नहीं भी मेरे को एम्प्लॉयज मानने वाले, नहीं, उन्होंने क्या सोचा होगा कि सब अबाइड करेंगे इस रूल्स को, राइट। सबने उन्होंने क्या सोचा होगा, इस रूल्स को सब फॉलो करेंगे, तो उनका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो गया, इन फेवर हो गया। तो यानी कि जब भी हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम होता है इन केस ऑफ अजम्पशंस, वो हमेशा क्या होता है, फेवरेबल आउटकम होता है, यानी पॉजिटिव आउटकम होता है। इवन जैसे अगर हमने कोई बंदा लड़की देखने जा रहा है, ठीक है, या चलो आप लगा लो आपके कॉलेज है, कुछ है, वहां पर लड़के हैं, एक लड़का है वो लड़की को प्रपोज ही करने जा रहा है, ठीक है। आपको ये एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। वो प्रपोज करने जा रहा है, क्या वो ये सोच के प्रपोज करेगा कि ये नहीं यार ये तो रिजेक्ट कर देगी, नहीं, वो क्या सोचेगा, आज तो मैं हाँ ही करके आऊंगा, आज तो गर्लफ्रेंड लेके ही आऊंगा, राइट। चाहे उसको मिले ना मिले, उसको पॉजिटिव आउटकम मिले ना मिले,
रिस्पॉन्स अच्छा मिले या ना मिले, वो तो अच्छा ही सोच के गए कि हाँ मेरे को हाँ ही होएगी, मेरी गर्लफ्रेंड आज तो बन ही जाएगी। चाहे उसके दोस्त भी कितना मर्जी मना कर रहे हो, ना भाई मत कर मत कर, रहने दे, मना कर देगी, लेकिन वो तो सोच के जा रहा है कि नहीं ये तो हाँ ही करेगी, उसके सर पे धुन सवार हो गई है, अब उसने जाना है। तो यानी कि उसने अजम्पशन कर ली कि मेरे साथ पॉजिटिव ही होगा, ये मेरे को हाँ ही करेगी। तो इस केस में क्या होता है, बेसिकली आपको पॉजिटिव ही सोचना होता है, आउटकम आपकी पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। चाहे कंक्लूजन नेगेटिव है पॉजिटिव है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपने कुछ नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव आउटकम ही सोच के करनी है। तो अजम्पशंस के केस में क्या होगा, आपको एक अनसेड या हिडन अजम्पशंस दी होगी, यानी किसी ने कोई कोर्स ऑफ एक्शन किया है तो वो पूछेगी इसने क्या किया होगा, क्या सोच के किया होगा। तो इस केस में दो चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है, पहली एक्सेप्टेंस, कि उसने जो किया है, उसने जो भी कोर्स ऑफ एक्शन किया है उसको एक्सेप्ट कर लो। ये मत सोचो कि यार ये तो गलत कर रहा है, ये तो गलत है, या ये तो सही है। जैसे चोर चोरी कर रहा है, आप सोचो यार ये तो गलत है, नहीं, आपने उसको एक्सेप्ट करना है सबसे पहले। एम्पैथी, एम्पैथी में क्या हो गया, आपने चोर की तरह सोचना शुरू कर देना, मतलब आपने अपने आप को उसकी जगह रख के देखना है। अब जैसे चोर चोरी कर रहा है, वो ये तो नहीं सोचेगा यार मैं तो पकड़ा जाऊंगा पुलिस से, वो क्या सोचेगा, आज तो बहुत सामान लेके आऊंगा, आज तो लंबा हाथ मारूंगा, आज तो चोरी करके ही आऊंगा। तो वो भी पॉजिटिव सोच रहा है। तो हमने पहली बात एक्सेप्टेंस करनी है कि कोई भी काम हो रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर ले, ये नहीं सोचना काम गलत है या काम सही है, उसको एक्सेप्ट कर लो। और दूसरा, उस इंसान की जगह अपने आप को रख के सोचो, ठीक है। और इसमें जो हमारे ऑप्शंस होते हैं, आपको इस तरह से गिवन होगी, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, तो इस तरह का आपको गिवन होगा कुछ, तो आपने उस बेसिस पे अपना आंसर दे देना है, राइट। आगे बढ़े, पहला क्वेश्चन है, आप इसको रीड करो, 1 मिनट में आपको दे रही हूँ, उसके बाद हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि हाँ इसमें क्या हो सकता है। ओके, पढ़ लिया सबने, तो देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, इसके ऑप्शंस किस तरह से हो गए, ऑप्शंस मैंने नहीं दिए, ऑप्शंस इसके हर बार सेम ही होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा, जैसे आपको कॉमन ऑप्शन ही मिलेंगे, स्टेटमेंट 1 इज इम्प्लिसिट, स्टेटमेंट 2 इज इम्प्लिसिट, आइदर ऑफ स्टेटमेंट 1 और 2 इज इम्प्लिसिट, या बोथ आर इम्प्लिसिट, या नाइदर आर इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का क्या मतलब हो गया, जो अप्लाई करती है, जो इस केस में ट्रू है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारी ये स्टेटमेंट लिखी क्या है। तो क्या कह रही है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू डबल इट्स असिस्टेंट्स to various health program in India as per capita expenditure on health in India is very low as compared to other countries। क्या कहा, हिंदी में भी देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है आपका हिंदी, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो यहाँ से रीड कर लेंगे, ठीक है। कथन यानी स्टेटमेंट्स, ठीक है। assumptions जो होती है उनको हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व धारणाएं, यानी कि जो हमने assumed किया होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम सोचेंगे कि उन्होंने क्या सोचा होगा। तो हिंदी में बता देती हूँ, उन्होंने डिसाइड किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि अलग अलग जो हेल्थ प्रोग्राम्स इंडिया में चल रहे हैं, उनपे जो अपनी असिस्टेंस है वो डबल कर देंगे। एज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन इंडिया इज वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, कि बाकी कंट्रीज के हिसाब से जो इंडिया में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर होता है हेल्थ के मामले में, वो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, इंक्रीज करना चाहती है उसको। तो assumptions देखते हैं, assumptions में क्या लिखा है, the enhanced assistance may substantially increase the per capita expenditure on health in India and bring it on the par with other countries। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, अगर हम असिस्टेंस देंगे उससे क्या होगा कि वो इंक्रीज हो जाएगी, पर कैपिटा भी इंक्रीज हो जाएगी इंडिया वालों की, और वो बाकी कंट्रीज का मुकाबला, आठ पार का क्या मतलब होता है, यानी इक्वल आ जाएगी, यानी उनका मुकाबला करने में इक्वल हो जाएगी। सेकंड में क्या कह रहा है, गवर्नमेंट फंडिंग इज लेस देन एडवोकेट टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया। ठीक है, अब हमने बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर पहले की हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले पहले को देखो, उन्होंने क्या कह दिया, सबसे पहले तो देखो उन्होंने क्या करा, डबल कर रहे हैं अगर अपनी असिस्टेंट्स, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट फंडिंग लेस है, अगर तभी वो नहीं हो पा रहा, पर कैपिटा इनकम हमारी लेस चल रही है, एक्सपेंडिचर जो हेल्थ पे हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट फंडिंग लेस चल रही है, तभी तो वो पैसे दे रही है। अगर गवर्नमेंट फंडिंग एक्यूरेट होती, एडुकेट होती, तो वो क्यों फंडिंग देते, अगर गवर्नमेंट ही बहुत सारे पैसे दे रही होती। अगर आपको घर में मम्मी से बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छी पॉकेट मनी मिल रही है, पापा के पास क्यों जाओगे पॉकेट मनी लेने,
ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 तो इम्प्लिसिट हो गई। अब स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। क्या लिखा था कि असिस्टेंट से पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे वो बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली अगर अभी कम है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने क्या सोचा होगा, WHO वालों ने, उन्होंने यही सोचा होगा कि अगर हम डबल करेंगे अपनी असिस्टेंस को तो इनकी जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर होएगा हेल्थ पे वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सेकंड भी ठीक है, यानी बोथ आर इम्प्लिसिट, दोनों स्टेटमेंट अप्लाई हो गई। आई होप आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हमने किस तरह से इसमें सोच रखनी है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, हिंदी वाले दिए हैं तो हिंदी वाले भी एक बार पढ़ के हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ को मैं अटैच कर दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या लिखा है। I have not received telephone bills for 9 months in spite of several complaints. A telephone customer's letter to the editor of the newspaper. क्या किया, टेलीफोन बिल, वो कहते हैं, एक कस्टमर कहता है कि यार मेरे को तो टेलीफोन बिल नहीं मिल रहा 9th मंथ से, मैंने बहुत सारी कंप्लेंट कर दी है। अब assumptions लिखिए यहाँ पर कुछ, जैसे every customer has a right to get the bills regularly from the telephone company. हर कस्टमर को अधिकार है कि उसको रेगुलर बिल्स मिले टेलीफोन कंपनी से। सेकंड assumptions में क्या लिखा है, द कस्टमर कंप्लेंट पॉइंट टू द डिफेक्ट इन सर्विसेज व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी करेक्टेड। कस्टमर ने जो कंप्लेंट की है क्या है कि उनके सेवाओं में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मुश्किल आ रही है, इसलिए उसने कंप्लेंट की और वो एक्सपेक्ट करता है, अपेक्षा करता है कि वो सही हो जाए। खुद सोचो एक बार, उसके बाद मैं आंसर डिस्कस करूंगी। आई होप सोचा होगा सबने अपने अपने हिसाब से, अपने मन में आंसर सोच लिया करो। देखो ये पता लग गया, उसने कंप्लेंट की 9 मंथ से उसका नहीं चल रहा, उसने 9 मंथ से पहले भी कंप्लेंट की थी लेकिन कोई एक्शन उस पर नहीं हुआ। अजम्पशन क्या है, अगर वो कंप्लेंट कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है कि भाई ये गलत है। अगर रिक्वेस्ट करे तो वो सोचेगा कि मेरी रिक्वेस्ट पूरी हो जाए, ठीक है। जैसे हम कई बार लेटर लिखते हैं कि आई रिक्वेस्ट यू टू डू दिस, ठीक है ना। ये क्या है, उसने कंप्लेंट लिखी है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है। दैट मीन्स हर कस्टमर को राइट है कि उसको बिल रेगुलरली मिले, राइट, कि उसका एक अधिकार है ये कि उसको टेलीफोन बिल्स अपने टाइम पे मिले, इसलिए वो कंप्लेंट कर रहा है। अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा होता, दैट मीन्स मिले ना मिले बिल ठीक है, लेकिन उसने क्या की है, उसने कंप्लेंट की है, राइट। तो दैट मीन्स कि उसको ये अधिकार है कि उसको बिल मिलना चाहिए रेगुलरली। Second, customers complaint point to the defect in the services which is expected to be corrected. Obviously, उनकी जो सर्विसेज है, यानी कि जो उनको टेलीफोन बिल नहीं मिल रहा, वो यही एक्सपेक्ट करता है कि उसको टेलीफोन बिल मिल जाए, उनकी सर्विसेज जो है वो ठीक हो जाए। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारे इम्प्लिसिट हो गया, यानी बोथ assumption 1 and 2 are implicit। ये मत सोचना दोनों implicit आ गई है, पिछले वाले में भी दोनों implicit आई थी, तो सभी ऐसे होती है। अभी और भी आगे करेंगे, कोई implicit आएगी, कोई explicit आएगी, या either में भी आ जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ साथ पता लगेगा किसमें either लगना है, किसमें नहीं लगना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, The management of XYZ Private Limited asked the workers union to call off the strike immediately, otherwise the management would be forced to close down the factory। क्या बोल रहे हैं, हिंदी में करेंगे। कोई XYZ कंपनी है, उसने क्या बोला वर्कर यूनियन को कि भी जो आपने स्ट्राइक कर रखी है ना, उसको वापस कर दो, समाप्त कर दो स्ट्राइक को, नहीं तो मैनेजमेंट को बंद करना पड़ जाएगी फैक्ट्री को, ठीक है। मैनेजमेंट कारखाने को बंद करने में मजबूर हो जाएगा, यही लिखा है। assumptions देखो, चलो आप खुद एक बार पढ़ो, उसके बाद मैं बताती हूँ। देखो क्या लिखा है, करे, नो ऑल्टरनेटिव other than closing down the factory is left for the management of XYZ Limited। अच्छा, इसमें ना एक चीज होती है, अगर कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, जैसे अगर हम अजम्प्ट कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं इसके अलावा कोई भी वे नहीं है, तो हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, फिर हम असम्पशंस ले क्यों रहे हैं। फिर तो सीधी सीधी सी बात हो गई कि भी इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जहां पर लिखा कि इसके अलावा कोई वे ही नहीं है, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी कि भी ये रूल अप्लाई कर दो। चलो स्टेटमेंट में एग्जांपल देती हूँ कि लड़कियों के लिए
और स्कूल्स बनाए जाए ताकि उनकी तरक्की हो पाए। अजम्पशन में लिख दिया, हाँ ये सही है, इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर कोई तरीका और है ही नहीं तो हम डिस्कस कर ही क्यों रहे हैं। सीधी सी बात है कि इसके अलावा भी और वेज है जो हम चीज कर सकते हैं, तभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही खत्म हो गया। जैसे अगर आप जीडी दोगे, कल को आप पीओ के एग्जाम दोगे, आपका मेंस क्लियर होगा, उसके बाद जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशन होती है। उसमें क्या होता है, आपको अपने पॉइंट्स रखने होते हैं। लेकिन अगर आपने सामने वाले को कह दिया कि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, दैट मीन्स आपने तो बात ही खत्म कर दी, आपने तो चैप्टर क्लोज कर दिया। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। आप इस तरह से किसी को बिल्कुल चुप नहीं करा सकते, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, आप उसको चुप नहीं करा सकते। सिमिलरली यहाँ assumption में भी यही होता है, आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि इसके अलावा कोई वे ही नहीं है। आगे भी एक आएगा हमारे पास, उसमें भी ऐसे ही होता है। तो आप ये नहीं कह सकते इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तरीका नहीं है तो हम डिस्कस कर क्यों रहे हैं, तरीका है तभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना। तो इसके अलावा भी हमारे पास वे है, तो फर्स्ट assumption क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। सेकंड करो, सच थ्रेट मे हैव सम इफेक्ट ऑन द वर्कर्स यूनियन। उन्होंने मैनेजमेंट ने अगर धमकी दी है, धमकी हो गई है एक तरह से कि हम भी फोर्स हो जाएंगे कि फैक्ट्री क्लोज करते, तो उनको फोर्सफुली फैक्ट्री क्लोज करनी पड़ जाएगी अगर आप स्ट्राइक वापस नहीं लोगे। तो उन्होंने, मैनेजमेंट ने क्या सोच के वर्कर यूनियन को ये चीज बोली होगी, उन्होंने यही सोच के बोली होगी कि हाँ भाई वो शायद डर जाएंगे, उन पे कोई इफेक्ट होगा और वो धरने से हट जाएंगे, वो स्ट्राइक अपनी कॉल ऑफ कर लेंगे, बुला लेंगे, खत्म कर देंगे स्ट्राइक अपनी। उन्होंने यही सोचा होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक हो गया। तो हमने उनकी assumptions के हिसाब से सोचना है कि क्या सोचा होगा उन्होंने ये बोलने से पहले उनको। तो ये हमारी क्या हो गई, assumption हो गई, राइट। आगे बढ़े, ये समझ आ गया सबको। तो इसमें क्या हो गया, ओनली टू इज इम्प्लिसिट वेयर एज वन इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या होता है assumptions के केस में, एक्सप्लिसिट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा है, अ विजिट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टू फॉरेस्ट टू वाइडन देयर नॉलेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज बीन अरेंज्ड और नोटिस इन द स्कूल। एक नोटिस आया स्कूल में जहां पर उन्होंने क्या बोला, स्कूल चिल्ड्रन को फॉरेस्ट में लेके जा रहे हैं, उनकी वहां पर फॉरेस्ट में विजिट करा रहे हैं ताकि उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में नॉलेज है वो बढ़ सके, वो इंक्रीज हो सके। assumptions पढ़ो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी। चलो आई होप पढ़ लिया होगा आप सबने। तो क्या कह रही है assumption 1, क्या कहती है, वो कहती है फॉरेस्ट आर फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उन्होंने क्या बोला, फॉरेस्ट लेके जा रही है ताकि नॉलेज बढ़ सके नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में फॉरेस्ट में नॉलेज कैसे बढ़ जाएगी, अगर फॉरेस्ट में नेचुरल रिसोर्सेज होगी तभी बढ़ेगी ना। अगर हम स्कूल जा रहे हैं, हम सब्जेक्ट कैसे सीख सकेंगे, अगर स्कूल में वो सिखा रहे हैं तभी सीख सकेंगे, नहीं तो कैसे सीखेंगे। अगर हम इंग्लिश क्लासेस जा रहे हैं, हम कहे कि हाँ भी हमने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर ली है ताकि हमारी इंग्लिश अच्छी हो सके, वहां पर इंग्लिश सिखाते होंगे तभी होगी ना। चलो हमने इंग्लिश क्लासेस नहीं भी बोला, आपने अपने फ्रेंड को बोला यार मुझे तो अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है इसलिए मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली है, क्या आपने साइंस की क्लासेस ज्वाइन की होगी, नहीं, आपने कौन सी की होगी, इंग्लिश अच्छी करनी है तो ऑब्वियसली इंग्लिश की क्लासेस ही ज्वाइन करोगे। तो सिमिलरली फॉरेस्ट जा रहे हो अगर नेचुरल रिसोर्सेज की नॉलेज को वाइडन करने के लिए और अच्छा करने के लिए, तो फॉरेस्ट में नेचुरल रिसोर्सेज होएंगे तभी वाइड होएगी नॉलेज। तो पहला क्या हो गया, assumption हमारा सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, चिल्ड्रन आर लाइकली टू लर्न फ्रॉम देयर इंटरेक्शन विद द न्यू एनवायरनमेंट। देखो क्या लिखा था, स्कूल वालों ने सोचा यहाँ लेके जाएंगे ताकि वो नॉलेज गेन कर सके नेचुरल रिसोर्सेज से जो कि फॉरेस्ट में है। तो अगर वो गेन कर सके, वो अपनी नॉलेज को वाइडन कर सके, स्कूल ने ये सोचा है, दैट मीन स्कूल ने यही सोचा होगा कि चिल्ड्रन उससे लर्न करेंगे, उससे सीखेंगे। उन्होंने ये तो नहीं सोचा होगा स्टूडेंट्स वहां जाके मस्तियों करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ चीज लर्न नहीं करेंगे। उन्होंने पॉजिटिव ही सोच रखी होगी, मैंने पहले बताया था हर चीज में पॉजिटिव सोचना है। किसी ने कोई कोर्स ऑफ एक्शन किया है, किसी ने कोई चीज का एक्शन लिया है, तो वो क्या है, उसने कोई पॉजिटिव आउटकम ही सोच के एक्शन लिया होगा। तो दैट मीन्स चिल्ड्रन आर लाइकली टू लर्न फ्रॉम देयर इंटरेक्शन विद द न्यू एनवायरनमेंट। बच्चे नए पर्यावरण के साथ इनका परिचय होने से कुछ नया सीख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है सबको धीरे धीरे ये सब। मैं नेक्स्ट देखो क्या कह रही है, मैंने इसके एंड में ना सॉल्यूशंस भी आपके अटैच कर दिए कि आपको किसी को भूल जाए कि क्या किया था हमने क्या नहीं किया था,
सोल्यूशन इसके एंड में दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट देखो, एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ बैंक एक्स। एक बैंक एक्स है, कोई भी बैंक है, उसने एक एडवर्टाइजमेंट किया, विज्ञापन छापा, क्या कहा, वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट, जस्ट डायल आवर होम सर्विस एंड वी विल बी एट योर डोर स्टेप। उन्होंने क्या बोला कि अगर बैंक अकाउंट खोलना चाहते हो, हमारा ये नंबर डायल करो और हम आपके द्वारे आ जाएंगे, आपके बिल्कुल घर पे आ जाएंगे। तो इसमें क्या assumptions की होगी? सबसे पहले तो मैं ये सोचूं बैंक के हिसाब से, अगर किसी बैंक ने ये सोचा है कि भी हमारा होम सर्विस देना शुरू कर देंगे, तो वो क्या सोचेंगे, और लोग इसमें लेंगे, और लोग इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बैंक में आएंगे लोग अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, ऐसी पॉजिटिव सोच सोची होगी। तो assumptions रीड करो और खुद से आंसर देने की ट्राई करो। मैं इसमें टाइम दूंगी आपको अभी फिर से, ताकि आप सोच सको। 3 assumptions है, इसमें आंसर आपका हो सकता है, खुद से देखना जो जो उनसे टिक हो रही है, बस वो बता दो कि हाँ भी ये दोनों इम्प्लिसिट है। अपने खुद ही आप मन में बता सकते हो, कहीं राइट डाउन कर सकते हो, उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगी आप देख सकते हो कि आपका आंसर सही था या गलत था। पढ़ो। चलो देखते हैं क्या लिखा है। नो अदर बैंक मेक अवेलेबल सर्विसेज एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर। वो क्या कह रही है, कोई और बैंक नहीं है जिसने डोर स्टेप सर्विसेज दी है। अब ये बैंक है, इसने क्या बोला कि बैंक अकाउंट खोलना चाहते हो, हमारा होम सर्विस करो और हम आपके डोर स्टेप पे आ जाएंगे। हो सकता है, अजम्पशन कर रहे हैं। आपने ये नहीं सोचना कि नहीं यार मेरा तो बैंक ऐसा आ जाता है घर पे, उसका तो बैंक आ जाता है, ये वाला बैंक नहीं आता, वो वाला तो आता है। लेकिन मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, बोला था अपना माइंड यूज नहीं करना इन चीजों में, जो लिखा है स्टेटमेंट में गिवन है उसी के हिसाब से सोचना है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, तो उस हिसाब से ही हम सोचेंगे। तो क्या बोला, एडवर्टाइजमेंट जो इन्होंने की है, क्यों की है, ताकि और कस्टमर इनके पास आए। तो हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि कोई अन्य बैंक, कोई अदर बैंक नहीं है जो इस तरह की डोर स्टेप सर्विसेज दे रहा है कस्टमर को। तो हो सकता है ऐसा हो, तभी इस बैंक ने ऐसी नई सर्विसेज स्टार्ट की है कि भी हमारे पास और कस्टमर आए। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है, पीपल मे चूज बैंक एक्स फॉर देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पॉजिटिव सोचेंगे बैंक वाले कि हाँ भी हमारे पास लोग आ सकते हैं, लोग अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, लेन देन के लिए बैंक एक्स को चुन सकते हैं। यही लिखा है, हो सकता है ये बैंक यही सोच रहा हो, पॉजिटिव सोच ही रखेगा। वो क्या सोचेगा कि भी हाँ मैंने अगर होम सर्विस स्टार्ट कर दी है तो और लोग भी इसको चूज करेंगे और लोग भी इसमें इनरोल करवाएंगे, हमें खाता खुलवाएंगे। तो हो सकता है ये सोचे। फिर क्या कह रहे हैं, नाउ डेज बैंकिंग हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव। अपना दिमाग नहीं लगाना, लेकिन सोचना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, आजकल जो बैंक है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, राइट। तो कॉम्पिटिटिव किस तरह से हो गए हैं, अगर ऊपर कुछ इस बारे में लिखा है, हम जिससे ये अजम्प्ट कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव हो गया, तो ही टिक करना है वरना नहीं करना। क्या ये सही है, आप मुझे बताइए। देखो क्या लिखा है इसमें, होम सर्विस प्रोवाइड कर रही है बैंक। नॉर्मली बैंक में क्या होता है, ये हमारा अगर बैंक है एक नॉर्मली, ठीक है, ये बैंक है, यहाँ पर सेविंग अकाउंट खुलवाओ, करंट अकाउंट खुलवाओ, एफडी खुलवाओ, बैंक में जाना है। ठीक है, बैंक में जाओ, पैसे निकलवाने हैं बैंक में जाओ, या अपने एटीएम के पास जाओ। ठीक है, तो ये बैंक एक्सपेक्ट करता है। लेकिन इस बैंक ने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस स्टार्ट की है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सर्विस स्टार्ट की है, जो नॉर्मली बैंक हर कोई नहीं करता। क्या, कि घर घर जाके हम सर्विसेज देंगे, हमें बस फोन कर लो हम आपके घर पे आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली उसने क्या किया होगा, कोई मार्केट में और भी बैंक होंगे, लोग वहां को भी चूज करते होंगे, इस बैंक में भी जाते होंगे तो इस बैंक में भी जाते होंगे। तो हो सकता है बैंक अपना कंपटीशन कर रहा है। ठीक है, कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसलिए डोर टू डोर सर्विस बैंक प्रोवाइड कर रहा है, ताकि उनके पास और लोग आए, ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके अपने बैंक की तरफ। तो थर्ड भी क्या हो गया, इम्प्लिसिट हो गया। तो इस केस में बोथ 1, 2 एंड 3 आर इम्प्लिसिट। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया है। यहाँ पर आपके नेक्स्ट पेज पे आंसर्स लिखे हैं।
तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशंस गिवन है, मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगी ये वाली आपके वीडियो के साथ। सो पढ़ते रहिए एंड बने रहिए इसी चैनल पर। आपको मैं नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट पार्ट की भी वीडियो ला के दूंगी। assumptions के बाद हम बाकी भी टॉपिक्स करेंगे। सो पढ़ते रहिए एंड आई होप आपका जल्दी पेपर क्लियर हो। थैंक यू सो मच एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।